हेलो एवरीवन। पर्यावरण की स्टडी में हम आगे आज पर्यावरण के आयाम और क्षेत्रों पर स्टडी करेंगे और इसके सभी आयामों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरण का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये पर्यावरण अध्ययन का दूसरा वीडियो है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आप सक्षम बनिए। क्वेश्चन कैसे होंगे? संभावना है कि ऑब्जेक्टिव ही आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव हो भी जाता है तो डिटेल्ड स्टडी आपने की है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा। चलिए, तो पर्यावरण के क्षेत्र और आयाम को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास स्कोप एंड डायमेंशंस आते हैं एनवायरनमेंट के। तो मैंने पहले ही बताया है कि हमारे पास पर्यावरण के आयाम और क्षेत्रों में कितने आयाम हैं? 4 आयाम हैं। और ये जो 4 आयाम हैं पर्यावरण के, इनको हम किन भागों में बांट सकते हैं? तो पर्यावरण के क्षेत्रों और आयामों को हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में बांटते हैं। पहला भाग इसका है स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब लिथोस्फीयर के बाद दूसरा मंडल है हमारा जल मंडल। जल मंडल को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद तीसरा मंडल है वायुमंडल, और वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और चौथा मंडल है हमारा जैव मंडल। जैव मंडल को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो अब इन चारों स्फीयर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इस बात को हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो स्थल मंडल में क्या क्या चीजें आएंगी। तो स्थल मंडल में हमारे महाद्वीप, पर्वत, मैदान और द्वीप आते हैं। ठीक है। और जल मंडल में क्या आएगा? महासागर, सागर, नदियां, झीलें और तालाब भी कह सकते हो, या झरने या जलप्रपात कह सकते हो। झीलें, जलप्रपात जिसको आप झरने के नाम पर जानते हैं, ये चीज होती है। अब बात आती है वायुमंडल। वायुमंडल में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? तो वायुमंडल में हम अगर देखें तो वायुमंडल में हमारे पास आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इनको इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं इनका? मैं ऐसा करता हूं कि आपको इनका नाम, या मैं अभी जब डिस्कस करूंगा तो मैं इंग्लिश में भी दे दूंगा। तो यहां पर स्थल मंडल, समताप मंडल, ये सारी चीजें आ गई। अब ये आयन मंडल भी है। अब इसके बाद बात आती है जैव मंडल की। तो जैव मंडल क्या है? जैव मंडल में हमारे सारे बायोम, जीव जगत आ जाते हैं। जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंग, ये सब हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं। और ये किन एरिया में पाए जाते हैं? तो इनके विशेष एरिया को ध्यान देते हुए बहुत एक अच्छा सा हमने क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन हमने पूछा था कि इन तीनों एरिया में, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा था कि जैसे ये हमारा जलमंडल है, ये हमारा जैव मंडल, वायुमंडल कह सकते हैं, एक स्थल हो गया, एक जल हो गया, और ये मान लीजिए एयर हो गई, वायुमंडल हो गई।
तो अब इन तीनों के बाद एक एरिया बन रहा है, इंटरैक्टिंग एरिया। यहां पर आप ये समझिए कि ये हमारा, मान लीजिए ये स्थल मंडल है, और इसी से लिख देते हैं, ये हमारा जल मंडल है और ये हमारा वायुमंडल है। तो इन तीनों मंडल का इंटरैक्टिंग एक जोन है। इन तीनों मंडल के इंटरैक्टिंग इस जोन को, इसको आप इस जगह से ऐसे इंक्लोज कर लें, ये इस तरफ मान लें ऐसे, ये वाला एरिया जो है हमारा जैव मंडल होता है। अब क्वेश्चन दूसरा बन रहा है आपका, वो ध्यान देंगे आप। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये मंडल हमारा जैव मंडल है, ठीक है। अब ये मंडल हमारा कौन सा मंडल बना? जैव मंडल। तो मेरा क्वेश्चन आपको है, आपने अगर देखा है वीडियो तो चैलेंज है, आंसर देके दिखाइए कि इस जैव मंडल की कितने किलोमीटर तक पहुंच है। यानी जैसे ये तुम्हारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नीचे, ऊपर हवा में और पानी में कितने किलोमीटर तक हमारा जैव मंडल पाया जाता है। यानी जीवों का अस्तित्व स्थल, जल और वायु में कितने किलोमीटर तक है। नहीं दे पाओगे आंसर, क्वेश्चन पूछा है, आंसर पड़ा है, जाके देख लीजिएगा। इसका आंसर 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर तक स्थल, जल और वायु में जैव मंडल पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल की कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको बताना हमें जरूरी है। एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर क्या है? वायु की वह परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। चारों ओर से जो पृथ्वी को घेरे हुए है वो हमारा वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? वायुमंडल। अब वायुमंडल की सतहों की बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल में हम ऐसे देखें कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर तक ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। यहां पर जो ये पहला मंडल है ये कहलाता है क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। और इसको हम, ये कहलाती है ट्रोपोस्फियर। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो, और ये लाइन जो है ये क्षोभ लाइन कहलाती है। इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोपॉज। अच्छा, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कितनी है? इक्वेटर से इसकी ऊंचाई 1 से 10 किलोमीटर तक है। ध्यान रखिएगा, इक्वेटर से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 1 से 10 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल का काम क्या है? सारी वायुमंडलीय जो वो चीजें हैं, सारी वायुमंडलीय घटनाएं कहां पर हैं? इसी में होंगी। यानी आंधी, तूफान, बादल बनना, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर हैं। आंधी, तूफान, बादल बनना, ये सब इसी जगह पर होते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद ये ट्रोपो, जो क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल के बाद क्या है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल है? समताप मंडल। और समताप को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, स्ट्रेटोस्फियर, समताप, चूंकि यहां पर कोई वायुमंडल घटनाएं नहीं हो रही हैं तो इसका टेम्परेचर समान रहता है, इसका तापमान समान रहता है। और तापमान समान रहता है और वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती। इस कारण ये एरोप्लेन के लिए सबसे बेस्ट फ्लाइंग जोन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है
कि वायुयान उड़ने के लिए कौन से मंडल की आवश्यकता है, तो वो हमारे समताप मंडल की है और इसकी ऊंचाई यहां से 30 होती है, यानी ये 11 से लेकर के 30 किलोमीटर तक जाता है। पृथ्वी की ऊंचाई से 1 से लेकर 10 ये हो गया, और उसके बाद 11 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक समताप मंडल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इस समताप मंडल के बाद हमारा जो मंडल रहेगा वो है मध्य मंडल। क्या नाम है उसका? मध्य मंडल। और इस मध्य मंडल में क्या चीजें हैं? मध्य मंडल के उसको हम कहते हैं मीजोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर जो है यहां पर कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपरी उसमें यहां पर ओजोन लेयर है, तो इसको कुछ लोग ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। इसको कुछ लोग क्या बोलने लगे हैं? ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 31 से लेके 50 तक है, 31 से 50 किलोमीटर तक। यहां पर बात समझ में आ गई? उसके बाद बात आती है आयन मंडल की। आयन मंडल क्या है? आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। अब इस आयनोस्फीयर में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होने के कारण ये ही मंडल जो है, ये मंडल कम्युनिकेशन के लिए, संचार सूचना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कम्युनिकेशन क्वालिटी रखता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि संचार सूचना के लिए किस मंडल को हम ध्यान देते हैं, तो जो उपग्रह वगैरह की स्थापना है वो यहीं पर होती है। उपग्रह की स्थापना यानी सैटेलाइट वगैरह जो हमारे लिए इंस्टॉल किए जाते हैं वो आयन मंडल में ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और इसको हम 50 से 80 का रेंज देते हैं। ये कहाँ जाएगा? 50 से 80 किलोमीटर तक जाएगा। और 80 किलोमीटर के ऊपर का एरिया जो हो जाएगा ये कहलाएगा वायुमंडल। ये कहलाएगा वायुमंडल, इसको बोलते हैं एग्जॉस्फियर। ठीक है? और ये आपका 80 के बाद 90 से लेकर के ऊपर लगभग 120-130 तक भी रहता है। 120 किलोमीटर ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहिर्मंडल में आता है, तो फिर हमारा पूरा एरिया निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ठीक है? तो खासकर आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि एटमॉस्फेयर को हम 5 भागों में बांट रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर बात आती है वायुमंडल कितने भागों में बटा है, तो वायुमंडल 5 भागों में बटा है। उनमें से किसकी क्या विशेषता है, मैंने आपको क्वालिटी वाइज इसकी विशेषता बता दी है। अब हम पर्यावरण के चौथे आयाम जैव मंडल पर चर्चा करेंगे। जैव मंडल, जैव मंडल को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर, यानी वो एरिया जहां पर की लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो लाइफ एग्जिस्टिंग एरिया ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, ये ध्यान रखना, ये तीनों में हो रही है, इज कॉल्ड बायोस्फीयर, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब इसके बाद बात आती है कि बायोस्फीयर के कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो बायोस्फीयर के कंपोनेंट को हम नाम के वाइज ना बांट करके हम इसको ऐसा कर देते हैं कि इसको 3 कैटेगरीज दे देते हैं। बायोस्फीयर में क्या क्या आते हैं? तो बायोस्फीयर के जो तत्व हैं उन तत्वों में हम पहले ले लेते हैं शाकाहारी, और फिर दूसरे ले लेते हैं
मांसाहारी और तीसरे ले लेते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो यहां पर जो शाकाहारी है इसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, ये मांसाहारी ये कॉर्निवोरस होता है। ठीक है, और सर्वाहारी ओमनिवोरस होता है। अब इन चीजों को अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो आप चीजें देखेंगे कि कैसे इसको क्या स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर जो शाकाहारी है वो वनस्पति खाने वाले जितने भी जानवर हैं, वनस्पति खाने वाले जानवर। मांस खाने वाले जानवर यहां आ जाते हैं। और दोनों को खाने वाले जीव ठीक है ना, इस तरीके से जैव मंडल आता है। अब इस चीज को ऐसे भी थोड़ा सा यहां पर समझ सकते हो, चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो तीनों हैं ये कौन हैं, ये तीनों उपभोक्ता हैं। ये कौन कौन है तीनों? तो उत्पादक कौन है? इसके पहले उत्पादक है, और उत्पादक में याद रखिएगा प्रोड्यूसर आता है। और ये जो प्रोड्यूसर है ये प्लांट जो होते हैं, हमारी जो वनस्पति है वो पूरी पूरी क्या होती है? उत्पादक है। क्योंकि सन की रेज में से सनलाइट को कंज्यूम करते हुए जो फूड और फोटोसिंथेसिस से जो सन को ऐसे बना लेते हैं, तो जो सन की रेज को अपने में यूज करके यहाँ पर फूड फॉर्मिंग जो करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो क्रिएट किया जाता है उसको शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, मांसाहारी को सर्वाहारी खाता है। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी जब इन चारों को लेकर के हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो ये पूरी जो पार्ट है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को मिला करके जब ये बनती है तो इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं? ठीक है, और इस आहार श्रृंखला में हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक आहार श्रृंखला है। अगर ऐसी ही कई आहार श्रृंखलाएं हो जाएंगी जहां पर कई आहार श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ जाएंगी उसे हम आहार जाल बोलेंगे, आहार मतलब फूड वेब बोलेंगे, आहार जाल या आहार नेटवर्क, इसको फूड वेब बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट, किन चीजों से मिलकर के पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनता है, और इन तीन चीजों में हमारे पास सबसे पहली जो चीजें आती हैं वो आती हैं कि हम किस तरीके के पर्यावरण को देखें। तो पहला है यहाँ पर जैविक घटक। कैसा है? जैविक घटक। जैविक घटक के बाद दूसरा घटक कौन सा है? भौतिक घटक। और भौतिक घटक के बाद तीसरा घटक है हमारा सांस्कृतिक घटक। अब यहां पर जो हमारा जैविक घटक है ये बायोलॉजिकल है, बात किया था ना, बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में क्या क्या चीजें आएंगी? बायोलॉजिकल में फ्लोरा आ जाएगा, फन्ना आ जाएगा। फ्लोरा फन्ना यानी ये इसमें जीव और वनस्पति दोनों है, और स्मॉल क्रिएचर्स हैं इसमें, स्मॉल क्रिएचर्स। ठीक है, तो यहां पर आ गया फ्लोरा।
तो जो फ्लोरा है वो वनस्पति है, क्योंकि पेड़ों में भी बढ़ने की वो होती है, इसलिए उन्हें जैविक माना जाता है। और उसके बाद जंतु जगत है, जितना जंतु जगत है वो हमारा फन्ना में आ जाता है। स्मॉल क्रिएचर में सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो ये हो गया हमारा जैविक घटक। अब भौतिक घटक में क्या है, जो पीछे पढ़ के आए हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, 3 घटक इसमें हो गए। इनकी अंग्रेजी पीछे लिखी हुई है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये पहला हुआ, ये दूसरा बॉक्स है, इसको आप ऐसे बॉक्स बना लें और इसका बॉक्स आप ऐसे बना लें, ठीक है ना। और अब ये तीसरा बॉक्स हमारा सांस्कृतिक घटक। अब सांस्कृतिक घटक में क्या है, ये रिलेटेड विद ह्यूमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सांस्कृतिक में कल्चरल कंपोनेंट बोलेंगे हम इसे, और कल्चरल में हमारा आ जाएगा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। सोशल में सामाजिक, राजनैतिक और इकोनॉमिकल में आर्थिक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो चीजें होती हैं वो इसमें कंपोनेंट में आ जाती हैं। अब इस तरीके से, और ध्यान रखिएगा इधर देखो, ये जो बायोलॉजिकल जगत है ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। यानी ये तीनों जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और इन तीनों को मिलकर के जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा पर्यावरण। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है। और इन तीनों का जो आपस में परस्पर संबंध है ना, इस घटकों का आपस में परस्पर संबंध होना, वो क्या है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर हमारे लिए पर्यावरण आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहले पर्यावरण की आवश्यकता है जीवन के लिए, जीवन के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मानव के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है, पर्यावरण की आवश्यकता है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इन 3 चीजों के लिए हमें पर्यावरण चाहिए होगा। अब बात आती है जीवन के लिए, तो जीवन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, इधर देखिए, हमें चाहिए जल, वायु, मिट्टी और कह सकते हैं वातावरण। और ये सारी की सारी चीजें क्या हों, साफ हों, इसलिए जरूरी है। अगर ये साफ नहीं होंगे तो इंसान बीमार हो जाएगा, ठीक। अब मानव के लिए पर्यावरण की अवस्था वो क्यों है, तो सबसे पहले पर्यावरण मानव के लिए जरूरी है क्योंकि सामाजिक जीवन जीना है उसे, इंसान जंगल में नहीं रह सकता। सामाजिक जीवन के लिए पर्यावरण की आवश्यकता। दूसरा क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और फिर पर्यावरण और किस लिए हमारे लिए जरूरी है, आश्रय के लिए जरूरी है, रहेंगे कहाँ, ये भी तो सामाजिक पर्यावरण है ना। चौथा है वस्त्रों के लिए जरूरी है, अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जो कपड़े हम पहनते हैं ये कपड़े कहाँ से लाएंगे। और सामाजिक
और शारीरिक संतुष्टि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी होता है। बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, अपनों का साथ पाता है तो ही उसे अच्छा लगता है। और स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है? क्योंकि हम रोगों से मुक्त हों, तनाव से मुक्त हों हम, इन चीज़ों के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है और एक स्वस्थ जीवन के लिए। तो इस यहाँ पर पर्यावरण को हम समाप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक निश्चित स्टडी के लिए हमारे साथ जुड़ें। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे।